नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों का हुआ समापन। हल्द्वानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शानदार आयोजन पर की सीएम धामी की तारीफ। कहा, उत्तराखंड ने पदक तालिका में लगाई लंबी छलांग। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा पर्यटन विभाग। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथियां घोषित होंगी। पीएम मोदी का 27 फरवरी को हर्षिल और मुखबा दौरा प्रस्तावित। यूसीसी और पेपरलेस रजिस्ट्री का विरोध। अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार। प्रक्रिया को बदलने की मांग। आंदोलन की दी चेतावनी। भौनखाल में बिजली विभाग ने लगाया शिविर। तल्ला सल्ट समाज समिति की ओर से आयोजन। बिलों में बढ़ोतरी, अनियमितताओं को लेकर किया अधिकारियों का घेराव। और रुड़की में लगने वाले अवैध जुम्मेरात पीठ बाजार पर होगी कार्रवाई। जाम के चलते राहगीरों को होती है परेशानी। एसडीएम ने कहा, जांच के बाद निगम टीम और तहसीलदार करेंगे कार्रवाई का काम। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय को सौंप दी गई है। 28 जनवरी से उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज विधिवत समापन हुआ। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेघालय के मुख्यमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री और राज्य के खेल मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बेहतर खेलों का आयोजन हुआ और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड ने इस राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में भी काफी लंबी छलांग लगाई है। बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कई मामलों में विशिष्ट रहा है। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखम्ब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं रात्रि काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया। देहरादून जिले को भिक्षावृत्ति मुक्त करने के लिए डीएम सविन बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने बेगर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। डीएम के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी पिछले 3 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये आखिरकार अब धरातल पर उतर आया है। इस प्रोजेक्ट की जिलाधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भिक्षावृत्ति में लिप्त वयस्क लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर मुख्य धारा रोजगार से जोड़ते हुए उद्यमी बनाना है। जिलाधिकारी ने स्वयं और अपनी जिला प्रशासन की टीम की ओर से बेगर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देहरादून को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने में जिला प्रशासन प्रयासरत है।
उन्होंने अपेक्षा बेगर्स कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों से जिला प्रशासन के इस मुहिम में सहयोग की अपेक्षा की। एंटी चाइल्ड बेगिंग एक्टिविटीज़ तो हमारी गतिमान है, जो आपके नॉलेज में भली भांति है, जिसमें इंटेंसिव शेल्टर यूनिट में बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है आफ्टर ड्यू रिकवरी। लेकिन जो अडल्ट बेगिंग है उसको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है, तो उस प्रोजेक्ट पे उसकी मॉडलिटीज़ फाइन ट्यून करने की कवायद चल रही थी पिछले 2-3 माह से हमारे CDO द्वारा और हमारे समाज कल्याण अधिकारी द्वारा। तो उसमें एक कॉरपोरेशन जिसने अन्य शहरों में भी इस विषय में अच्छा कार्य किया है, तो उसके साथ हमने MOU टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ अडल्ट बेगरी किया है। उसमें उद्देश्य ये है कि जॉइंटली हम कोलैबोरेट करते हुए CSR में फंड्स मोबिलाइज करेंगे विभिन्न संस्थाओं से, जो बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेट्स हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज में तैनात दैनिक श्रमिक गणेश मेहरा पर पेट्रोलिंग गश्त के दौरान बाघ ने हमला बोलकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। घटना के विरोध में घायल वन कर्मी के परिजन सहित दर्जनों ग्रामीणों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला पर्यटन जोन को जो रास्ता जा रहा है उस मुख्य मार्ग पर जाम लगाते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 महीने पहले भी इसी क्षेत्र में रहने वाले प्रेम सिंह पर बाघ ने हमला बोलकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में वन्यजीवों के हमले से लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, कई लोग अब तक घायल हो चुके हैं, कई लोग इनका शिकार हो चुके हैं, लेकिन आज तक विभाग के अधिकारी इन जंगली जानवरों से ग्रामीणों को निजात नहीं दिला पाए हैं। प्रदर्शन के बाद भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के मौके पर न आने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों के जाम के बाद इस मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और पर्यटक फंस गए। किरण देवी। क्या घटना हुई है पूरी? हमारे पति सुबह ड्यूटी गए थे, सुबह 8 बजे। कब? कल सुबह, बृहस्पतिवार को सुबह 9 बजे। तो जंगल में उनके साथ पीछे से घटना हुई, पीछे से मतलब बाघ ने हमला करा। और ये है हमारा कहने का मतलब ये है कि टाइगर को पकड़ो किसी भी हालत में, क्योंकि आज हमारे पति के साथ हुआ, परसों हमारे पड़ोसी के साथ हुआ था, 1 महीना हो गया। पर कुछ भी करो, चाहे उसे गोली मारो या कहीं भी रखो, पर टाइगर को पकड़ो, क्योंकि हमें बहुत परेशानी है और हमारे पति को भी। लेकिन आज 1.5 माह बीत चुका है और बार बार उस टाइगर की गतिविधियां हमारे घरों के आसपास हो रही थी। उसकी सूचना मैं फोन के माध्यम से, मैं वीडियो बनाकर इनको हमारे संबंधित RO हैं, रेंजर साहब हैं, उनको मैंने भेजा है। लेकिन इनके उस वीडियो को भेजने के बावजूद भी और डॉक्टर साहब के अनुबंध होने के बाद भी कोई भी टाइगर को आज तक के दिनांक तक नहीं पकड़ा गया है। और हमें दुख है, कल सुबह 9 से 11 बजे के बीच हमारे ही गांव का हमारा व्यक्ति गणेश सिंह पवार है, कल उसी टाइगर ने उस पर फिर हमला कर दिया है। प्रदेश में जहां 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ है, तो वहीं इस कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब डोईवाला में अधिवक्ताओं ने 1 दिन का कार्य बहिष्कार कर UCC के तहत ऑनलाइन शादी का रजिस्ट्रेशन और वसीयत को पेपरलेस किए जाने की प्रक्रिया को लेकर अपना रोष जाहिर किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत अधिवक्ताओं को इन कामों से बाहर किया जा रहा है। वर्तमान समय में काफी संख्या में अधिवक्ता इस काम से जुड़े हुए हैं, जो कि इस तरह की व्यवस्था के लागू होने से अपने कामों से बाहर हो जाएंगे। अधिवक्ताओं ने डोईवाला उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि इस प्रक्रिया को तुरंत बदला जाए, वरना अधिवक्ता उग्र आंदोलन करेंगे। के बारे में किया है, ऑनलाइन के बारे में किया है, और जो हमारे विवाह शादी का मसला है, वसीयत का मसला है, रजिस्ट्री का मसला है, इसके बारे में जो ऑनलाइन जो इन्होंने लागू करने के लिए किया है, हम जितने भी अधिवक्ता हैं उत्तराखंड सब इसका विरोध करते हैं। और हो सकता है हमें जो है किसी भी स्टेज पे जाना पड़े, हम हर तरह से जो है इसका विरोध करते रहें। जो प्रक्रिया लागू की गई है उसमें वसीयत और विवाह पंजीकरण की जो प्रक्रिया थी उसे अधिवक्ताओं को बाहर कर दिया गया। UCC कानून के तहत जो अनमैरिड बच्चे भी होंगे वो भी अपना पंजीकरण करा के एक साथ रह सकते हैं, जिससे जो सामाजिक ताना बाना भारतीय संस्कृति का बना हुआ था वो सारा बिगड़ जाएगा।
जिसकी मर्जी होगी वो किसी के साथ भी रजिस्ट्रेशन करा के अपना प्रक्रिया करा के अपने साथ रहने लग जाएगा। जो भारतीय संस्कृति का एक ताना बाना था कि आप विवाह करके बाकायदा सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते थे और एक उसका अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते थे, उससे इस जो परंपरा थी उसको भारी हानि होने जा रही है। उत्तराखंड के खानपुर विधायक उमेश कुमार के मामले में उच्च न्यायालय की सख्ती के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष उमेश कुमार को संरक्षण दे रही हैं, जो कई संगीन अपराधों के आरोपी हैं। नेगी ने कहा कि उमेश कुमार के खिलाफ लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं। माननीय श्री राकेश थपलियाल जी जिस तरह से उन्होंने उमेश प्रकरण में, जो विधायक के खानपुर से, उस प्रकरण में जितनी गंभीरता से उन्होंने उसको लिया है और जितनी शक्ति दिखाई है, निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता के लिए ये सौगात से कम नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी अगर हम बात करें, जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी, उमेश शर्मा के प्रति उनका जो एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, निश्चित तौर पे इस प्रदेश को शर्मसार करने का काम कर रहा है। मामला यह कि ऐसा विधायक जिसके ऊपर लगभग 30 मुकदमे कायम हुए हों और वो भी ऐसे यौन शोषण के लेकर ब्लैकमेलिंग, जमीन हथियाने के आपराधिक षड्यंत्र, तमाम जालसाजी के मुकदमे, ऐसे व्यक्ति का बचाव करना निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। सुबोध उनियाल प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति देहरादून की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट परिसर सभागार में जिला योजना 20 सूत्री कार्यक्रम और खनिज न्यास की समीक्षा बैठक हुई। जनपद में जिला योजना में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 78.55%, राज्य सेक्टर में 75.42%, केंद्र पोषित योजना में 93.79% प्रगति है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जिला योजना की समीक्षा करते विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग 31 मार्च से पहले अपनी प्रगति 100% पूरी करे। जो विभाग 100% प्रगति नहीं कर पाएंगे उनके धन आवंटन में कटौती की जाएगी। उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम उरेडा जल जीवन मिशन PMGSY विभागीय अधिकारियों को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने चेतावनी दी कि जिन विभागों की प्रगति 100% नहीं होगी या बजट वापस किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र से खबर है, यहां पर एक दुकान में घुसकर एक बदमाश ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि अटल चौराहा पर दुकान में घुसकर बदमाश ने यह हमला किया और फरार हो गया। 15,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने इसके बाद मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बाएं पैर में गोली लगने से घायल को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए लाया गया। हमले के बाद फरार चल रहे आरोपी को अकोढ़ी गांव के बगीचे में घायल होने के बाद पकड़ा गया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में हर साल की तरह प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन ने इस बार 4 धाम यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। जल्द ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख घोषित हो जाएगी। अभी तक बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। 4 धाम यात्रा को लेकर अब पर्यटन विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत जल्द होने जा रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार के साथ विभागीय स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि इस वर्ष 4 धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो।
चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कोरवे का कहना है कि चार धाम यात्रा के तहत जो भी काम विभिन्न विभागों द्वारा किए जाते हैं, उनकी तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू हो गई है और जहां पर ट्रैक रूट खोलने की जरूरत है, उसके लिए 15 मार्च से टीम मोबिलाइजेशन शुरू कर देगी। साथ ही विभागीय स्तर पर बैठकें भी शुरू हो गई हैं। और जो हमारे चैत्र नवरात्र है, उसके प्रथमा और तृतीया को हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री के जो धाम हैं, उनके कपाट खुलने की तिथि आ जाएगी। उसके मद्देनज़र जो विभिन्न विभागों द्वारा जो काम किए जाते हैं एसओपी के माध्यम अंतर्गत, वो काम ऑलमोस्ट विभागीय स्तर पे शुरू हो गए हैं। और जहाँ तक ट्रैक रूट्स खोलने का सवाल है, विशेषकर केदारनाथ वगैरह या बद्रीनाथ का भी जो रास्ता है, तो उस संदर्भ में 15 मार्च से टीम मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। और जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जो तैयारी के लिए जो बैठकें वगैरह है, वो विभागीय स्तर पे शुरू हो गई है। उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा में पिछले वर्ष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भीड़ प्रबंधन में आई चुनौतियों को देखते हुए इस बार यात्रा से करीब 2 महीने पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला किया है, जिसको लेकर पर्यटन सचिव का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था वर्ष 2022 से शुरू हुई है। इसके अलावा यात्री व्हाट्सएप मैसेज या ऑन कॉल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सुविधा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन कभी कभी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ जाते हैं और जिन्हें टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है, जिस कारण क्राउड मैनेजमेंट को लेकर स्थिति विकट हो जाती है। इसके मद्देनजर अब आने वाली उच्च स्तरीय बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था 2022 से शुरू हुई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम के अलावा व्हाट्सएप बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो या ऑन कॉल करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इतनी सुविधाएं हमने इतर राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है। कुछ समय पे कुछ यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाते हैं और उसमें कभी कभी हमको ये भी पाया जाता है कि कुछ टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा भी उसको प्रोत्साहित किया जाता है। उस कारण कभी कभी क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति थोड़ी विकट हो जाती है। तो उसी के मद्देनज़र अभी आने वाली बैठक जो होने वाली है उच्च स्तरीय, उसमें इन बिंदुओं पे हम सकारात्मक निर्णय ले लेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार शीतकालीन चार धाम यात्रा को बढ़ावा दे रही है। दिसंबर माह में शुरू हुई यात्रा में अब तक हजारों तीर्थयात्री चारों धामों के प्रवास स्थल पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार चाहती है कि चार धाम यात्रा राज्य में 12 महीने संचालित हो और यहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़े। शीतकालीन यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव का कहना है कि उत्तराखंड में ज्यादा बर्फबारी और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार यहाँ टूरिज्म 6 महीने का ही माना जाता है, लेकिन शीतकाल यात्रा के दौरान चार धाम के लिए समयावधि बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय निवासियों को आजीविका भी सकारात्मक रूप से मिलेगी। वहीं इस बार की यात्रा ने लोगों को काफी प्रभावित किया है, जो आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी। विंटर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शीतकालीन यात्रा का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब तक उत्तराखंड का टूरिज्म का जो प्रोफाइल है, उसमें हमेशा उत्तराखंड का जो टूरिज्म है ये केवल 6 महीने का टूरिज्म माना जाता था, बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड हार्श वेदर है या स्नोफॉल के कारण है, यहाँ की जियोग्राफिकल जो सिचुएशन उसके कारण। लेकिन शीतकालीन धाम जो यात्रा है उसके कारण ये सीज़न थोड़ा उसका पीरियड अवधि बढ़ेगा और उसके कारण यहाँ के जो लोग हैं, अब जो विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हैं यात्रा के, उनके आजीविका पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इस बार जो कंसंट्रेटेड एफर्ट्स हुए हैं उसके कारण शीतकालीन जो यात्रा है एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में, एज ए पिलग्रिमेज रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्ट किया है लोगों को। उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिस कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जहां सरकार इसे 12 महीने संचालित करना चाहती है, तो मुख्य रूप से 6 महीने चलने वाली यात्रा होती है। उसमें प्रदेश सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार भी चारों धामों के कपाट खोलने से पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर देती है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। एक बार फिर बैठकों के दौर शुरू हो गए हैं, ताकि ये यात्रा सुगम, सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो। लेकिन यात्रा के शुरुआती दौर में कुछ और ही देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल ये है कि चार धाम यात्रा में होने वाली बैठकों का क्रियान्वयन धरातल पर
कितने प्रभावी रूप से उतर पाता है। देहरादून से संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून नगर निगम के नए मेयर सौरभ थपलियाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के साथ ही लगातार वो बैठकें ले रहे हैं, साथ ही लोगों से भी मिल रहे हैं। जीत के बाद उनकी कौन सी प्राथमिकताएं हैं और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने मेयर सौरभ थपलियाल से खास बात की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब तो मेयर बन गए, चुनाव संपन्न हो गया, इतने दिन की मीटिंग हुई, क्या इसमें तय किए, प्राथमिकताएं क्या हैं अभी? जी, प्राथमिकताएं जो हैं वो एक संकल्प पत्र हमने जारी किया था, तो उसके सारे जो बिंदु हैं वही हमारी प्राथमिकताएं हैं। इसके अलावा मैं पूरे अपने शहर भर में जा रहा हूं और वार्डों में जा रहा हूं, कई कार्यक्रमों में जा रहा हूं, कई रक्तदान शिविरों में जा रहा हूं। इसके अलावा भी मुझे जहां पे जो लग रहा है कि भाई जैसे हमारी जो उसमें प्राथमिकताएं हैं कि जो निगम है वो जनता के द्वार पे, जनता के बीच में जाके काम करेगा, उसकी शुरुआत के लिए मैंने यहाँ अधिकारीगणों से भी बात की है और हम कैंप लगाएंगे जगह जगह वार्डों में जाके, और जो ताकि उनको आना ना पड़े और यहाँ पे लाइनों पे ना लगना पड़े। जो निगम के जितने कार्य हैं हम जनता के बीच में करेंगे, वो हमारी प्राथमिकता है। साथ उसी कड़ी में हमने एक अपने जो बकायेदार हैं, जो 30,000 से ऊपर के बकायेदार हैं, उनके लिए एक ऐप के माध्यम से हमने व्हाट्सअप उनको भेजा है, और जिनको कि अपना बकाया चुकाना जो चाहते हैं उनको यहाँ पे आके आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में अपने मोबाइल से भी बैठे बैठे, और बड़ा सेफ हमारा जो वो है, तो पूरा प्रोसीजर बहुत सेफ है, उसमें आप घर बैठे बैठे उसको बकाया चुका सकते हैं। ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। साथ ही जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें यातायात से संबंधित हमारा, और ये जो हमारी मल्टी लेवल पार्किंग, इसके मल्टी लेवल जो पार्किंग है, इसके विषय में भी हमने कई जगह पे बात की है। निगम की ज़मीनों को भी हम उसमें देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारा ध्यान लगातार उस पर है, कार्य चल रहा है, और कितने कार्य हो चुके हैं। जो हमारे पार्क हैं जो डेवलप हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उसमें क्या और क्या क्या उसमें और अच्छा हम गति कैसे दे सकते हैं, उसे हरा भरा कैसे कर सकते हैं, इस विषय में भी हमारा पूरा ध्यान है। और साथ ही जो अपना CCTV कैमरा लगाना हम लोगों ने शुरू भी कर दिया है, और साथ ही अपने स्ट्रीट लाइट्स कहाँ कहाँ पर है, उन सब चीज़ों के विषय में भी हम जगह देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी लगनी है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे नहीं है, तो उन सब चीज़ों में विचार हो रहा है। लगातार एक बड़े ऐसा काम करेंगे, पूरे शहर को एक तो रोशनी से पूरा शहर हमारा जगमगाता रहे, साथ ही सुरक्षित वातावरण रहे। CCTV कैमरे जो हैं वो लगातार हमारे सब काम करें ताकि सुरक्षा का वातावरण हमारे पूरे नागरिकों के अंदर हो। ग्रीन जोन की बात की थी, साफ सफाई की भी आपने वादा किया था, उसको लेकर के कौन सा भी कदम जो मीटिंग हुआ है किस तरह का, और आगे क्या प्लान है उसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो जो रिस्पना नदी है, बिंदाल नदी है, इनमें हमने अभी JCB वगैरह भेजे हैं, और उससे जो उसमें जो कचरा है, ये गाद है, उसको हटाने का काम, ताकि वो बरसात में, क्योंकि बरसात की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। साथ ही हमने जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको चिन्हीकरण के लिए लगभग 73 स्थान ऐसे हमको अभी अधिकारियों ने बताए हैं कि जहाँ पर पिछले बार भी जब बरसात हुई थी तो वहाँ पर एक जलभराव का एक स्थिति पैदा हो गई थी। तो उन स्थानों पे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह का जो है वो वहाँ पे अलग अलग तरह के कार्य करने की आवश्यकता है। तो कहीं पर कहीं पे कोई खुदाई करके अगर उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, ड्रेनेज को, या कहीं पे हम कोई निकासी की व्यवस्था किस प्रकार से हो, इन सब चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक प्रयास हमारा है, और देखते हैं कितना हमें इसमें सफलता मिलेगी। सौरभ थपलियाल जी का जो दिनचर्या था पहले सब किस तरह बदल गया है? देखिए, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी है, इतना बड़ा मैंडेट दिया है, और निश्चित तौर पे अब तो ये है कि सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे लगता है अभी तो चुनाव के दौरान तो खैर 5 साढ़े 5 बजे लोग, मतलब जो अपने कार्यकर्ता थे वो सब लोग घर पे आ जाते थे। अभी भी क्षेत्र की जनता है, आसपास के जो लोग हैं, उनकी जो भी समस्या होती है तो तुरंत घर पे आ जाते हैं। घर से लेकर लगातार रात तक मैं लगातार कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। अगर अपने ऑफिस में भी आता हूँ तो यहाँ अपना सब लोग यहाँ पर लोग रहते हैं, सब लोगों का कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना मेरे से हो सकता है अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मेयर सौरभ थपलियाल थे जिनका कहना था कि वो लगातार बैठक कर रहे हैं, और जो उन्होंने चुनाव में जनता से वादा किया था उसको पूरा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।